बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 मार्च सन 1993 के बम्बई बम धमाकों ने पूरी भारतीय कौम के साथ हुकूमत को भी सदमे से दोचार कर रखा था। गो के दाऊद इब्राहिम इन हमलों में मंजर आम पर ना था और ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सिलसिले में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश कर सके थे, लेकिन भारतीय अवाम इस बात पर यकीन करने के लिए हरगिज़ तैयार न थे। हर खासो आम को इस बात का यकीन था कि दाऊद इब्राहिम की मुदाखलत के बगैर इतने बड़े वसी पैमाने पर बम्बई शहर को हिला कर रख देना किसी के बस की बात नहीं। दाऊद इब्राहिम दुबई में मौजूद अपने वाइट हाउस में बैठा इन्हीं बातों पर सोच विचार कर रहा था। इसे दुबई में बैठे बैठे हिंदुस्तान से टेलीफोन कॉलें, फैक्स और पार्सल मसूल हो रहे थे। हर शख्स हर जरिए से इसे मुलामत कर रहा था और लोग दाऊद इब्राहिम को वतन का गद्दार समझने लगे थे। दाऊद इब्राहिम को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। दाऊद इब्राहिम ने दुबई में बैठे बैठे इस मामले पर काफ़ी सोच विचार की और बिला आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर वो चाहे तो इस मामले में खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। दाऊद इब्राहिम एक ज़हीन इंसान था। इसकी दूर अंदेशी ने इसे निकलने का रास्ता दिखा दिया था। वो फैसला कर चुका था और इसने एक शख्स को बुलाया कि इसे फ़ोन ला कर दे। इसने फ़ोन पर हिंदुस्तान में पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद अपने एक बाएतमाद साथी से मालूमात हासिल की कि इसके खिलाफ क्या और कितने मुकदमात हैं, इन मुकदमात की नौयत क्या थी और इल्ज़ामात को साबित करने के लिए इनके पास किस हद तक सबूत मौजूद हैं। फ़ोन करने के बाद दाऊद को अंदाज़ा हुआ कि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद बम्बई पुलिस इसके खिलाफ किसी किस्म के सबूत पेश न कर सकी थी। अब तक उन्हें सिर्फ इस हद तक कामयाबी नसीब हुई थी कि बदनामे ज़माना टाटा एक्ट के तहत गिरफ्तार शुदा अफराद में से 2 अफराद को दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बतौर गवाह पेश कर सके थे। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इस सारे मामले में सिर्फ यही इल्ज़ामात थे कि वो इस साजिश में शरीक था और इसने टाइगर मेमन को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। साजिश में शामिल होने के शुबे के अलावा बम्बई पुलिस के पास मजीद ऐसे कोई ठोस सबूत ना थे जिसकी बुनियाद पर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अदालत में कोई मजबूत मुकदमा कायम किया जा सकता। ये सब मालूमात हासिल कर लेने के बाद दाऊद इब्राहिम को अंदाज़ा हुआ कि इसके खिलाफ कोई बहुत मजबूत मुकदमा नहीं बनता, इसलिए ज़रा सी कोशिश करके वो खुद को अदालत से बरी करवा सकता था। राम जेठमलानी का शुमार भारत के नामवर वकीलों में होता है। दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि अगर इसे इस भंवर से कोई निकाल सकता है तो वो जेठमलानी ही है। इसलिए दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि जेठमलानी से फ़ोन पर बात की जाए। इस वक्त जेठमलानी अपने लंदन वाले बंगले में रहाइश पजीर था। दाऊद इब्राहिम ने जेठमलानी से मुख्तसर काम की बात की। दाऊद इब्राहिम ने कहा, जेठमलानी साहब, मैं अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करना चाहता हूँ। जेठमलानी को जब ये फ़ोन मसूल हुआ तो वो बहुत ही हैरान हुआ कि दुनिया का इतना बड़ा डॉन इसे फ़ोन कर रहा है, वो भी कानूनी मशवरे के लिए। जेठमलानी कुछ घबरा सा गया और इस मसले से अलग रहने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन दाऊद इब्राहिम के इसरार पर वो मान गया। दाऊद इब्राहिम ने इसे बताया कि वो बम्बई बम धमाकों के सिलसिले में खुद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात का सामना करने के लिए तैयार है और इसके लिए हिंदुस्तान जाने का ख्वाह है। दाऊद इब्राहिम ने कहा कि वो हुकूमत से इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन करेगा, लेकिन इसकी चंद शराइत हुकूमत तक पहुँचा दी जाएँ। पहली शर्त तो ये थी कि सन 1993 के बम्बई बम धमाकों के सिवा इसके खिलाफ जितने मुकदमात हिंदुस्तान में ज़ेर समाअत थे, इन सब को खारिज कर दिया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि बम्बई बम धमाकों का मुकदमा जब तक चलता रहेगा इसे जेल में कैद करने के बजाय घर में नज़रबंद रखा जाएगा। इसने जेठमलानी से कहा कि अगर हुकूमत ये 2 शराइत मान जाती हैं तो वो बाखुशी अपने वतन जाने के लिए तैयार हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम का ये पैगाम हिंदुस्तान पहुँचते ही एक नई बहस छिड़ गई। भारतीय पार्लियामेंट से लेकर बम्बई मटियाला तक यही मौजू ज़ेर बहस था। सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान का ख्याल था कि दाऊद इब्राहिम को इस तरह हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा था कि वो ज़हीन शख्स जिस तरह अपनी शराइत पर भारत आएगा, इसी तरह खुद को साफ करवा कर अपनी शराइत पर वापस भी चला जाएगा। अलबत्ता भारतीय हुकूमत के सीनियर सियासतदान चाहते थे कि दाऊद इब्राहिम को भारत आकर
अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। इनके ख्याल में दाऊद इब्राहिम को अदालत के कटहरे में लाकर इनकी हुकूमत एक तारीख साज कामयाबी हासिल कर लेगी, जो कि अगले कई इलेक्शन तक इनके काम आ सकेगी। अलबत्ता महाराष्ट्र के चंद सियासतदानों को इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। इनके ख्याल में अगर दाऊद इब्राहिम आया और इसने खुद को साफ कराने के लिए मुकदमात का सामना किया तो महाराष्ट्र में मौजूद कई सियासतदानों के पोल खुल जाएंगे। इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान वापस आए। बहुत से सियासतदान लंदन और दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकातें करते रहे थे और उन्होंने अपने बहुत से फंसे हुए काम दाऊद इब्राहिम से करवाए थे। अब ये लोग इस पूरी सूरत हाल से सख्त परेशान दिखाई देते थे। इन सियासतदानों के तवस्सुत से जिथमलानी के जरिए दाऊद इब्राहिम को पैगाम भिजवाया गया कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई डॉन इसके सामने अपनी शराइत पेश करे। दाऊद इब्राहिम को पैगाम पहुंचाया गया कि अगर वो किसी शर्त के बगैर भारत आ जाएगा तो इसके साथ इंसाफ किया जाएगा और इसके साथ खालिस्तन अदालती कार्रवाई की जाएगी। गो के दाऊद इब्राहिम चाहता था कि इसे अदालत इन इल्ज़ामात से बरी कर दे, लेकिन वो इतना भोला न था कि हुकूमती झांसे में आ जाता। इसे अंदाज़ा था कि अगर इसकी शराइत ना मानी गई तो भारत की हुकूमत इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। बाद अज़ां इसी साल दाऊद इब्राहिम के खदशात बिल्कुल सही साबित हुए जब टाइगर मेमन फैमिली ने सरेंडर कर दिया और हुकूमत ने इनकी दुर्गत बना डाली। यकूब मेमन गैर मशरूत तौर पर अदालती कार्रवाई के लिए भारत वापस आया तो हुकूमत ने इसके साथ गली के मुआली गुंडों जैसा सलूक किया और इसे तख्तादार पर लटका दिया। ये तमाम हालात वाक़यात जानने के बाद दाऊद को अपने फैसले पर इत्मीनान हुआ और इसने पक्का इरादा कर लिया कि कभी भी गैर मशरूत भारत वापस ना जाएगा और ना ही हुकूमत के किसी वादे पर एतबार करेगा। इस तरह भारतीय हुकूमत और एजेंसियों ने दुनिया के एक बड़े डॉन और ख़ुद भारतीय हुकूमत को इंतहाई मतलूब शख्स को अपनी नाआक़बत अंदेशी की वजह से इतनी आसानी से खो दिया। चंद माहिरीन का ख्याल था कि जिसके ताक़ुब में भारतीय एजेंसियां दुनिया में मारी मारी फिरती थीं, जब वो खुद आना चाह रहा था तो अक्लमंदी का तकाजा यही था कि इसे आने दिया जाता। सन 1990 की दहाई के अवाइल में ये फैशन आम था कि बॉलीवुड के फिल्मी सितारे दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीर खिंचवाते और उन्हें बड़े फ़ख्र से एक दूसरे को पेश भी करते थे। बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र के डॉन बॉलीवुड के ग्लैमर में शुरू से ही दिलचस्पी रखते थे। बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों के लिए सरमायाकारी का सबसे बड़ा जरिया यही डॉन थे। इस सिलसिले में पहले इस बात का जिक्र आ चुका है कि हाजी मस्तान ने कई फिल्में बॉलीवुड से बनवाईं। सब डॉनों के डॉन दाऊद इब्राहिम का हिस्सा बॉलीवुड में भी सबसे ज़्यादा था। इसलिए इन डॉन्स के साथ साथ तस्वीरें बनवाना और इनसे मेल जोल रखना बहुत से अदाकारों की मजबूरी भी थी, क्योंकि बहुत से अदाकारों को मुतारफ़ कराने वाले भी यही डॉन थे। अलबत्ता सन 1993 के बम्बई धमाकों के बाद लोग इन फिल्मी सितारों को भी शकूक व शुबहात की नज़र से देखने लगे। जो दाऊद इब्राहिम से मेल जोल रखते थे, फ़ज़ा में तनाव और खौफ था। फिल्मी सितारों की जानिब से इनकारी बयानात और तरदीदी बयानात आम थे। चंद एक ने तो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए यहाँ तक कह दिया कि उन्हें दाऊद इब्राहिम से मिलने और तस्वीर खिंचवाने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। इनके मुताबिक तस्वीरें सच नहीं बोलती, लेकिन इन तमाम तस्वीर में एक तस्वीर ऐसी भी थी जो ज़दे आम ज़ुबान थी। जो तस्वीर भारतीय मुआशरे में मौजू बहस बनी रही, वो बॉलीवुड अदाकारा मंदाकिनी की दाऊद इब्राहिम के साथ एक तस्वीर थी जो शारजा में एक क्रिकेट मैच के दौरान ली गई थी। मंदाकिनी को बॉलीवुड में फिल्म साज राज कपूर ने मुतारफ़ कराया था। मंदाकिनी ने अपनी पहली फिल्म राज तेरी गंगा मैली से बहुत शोहरत हासिल की थी। ये तस्वीर सुर्खियों के साथ साथ हिंदुस्तानी अखबारात की जीनत बनी रही। लोग बम्बई बम धमाकों की वजह से इंतहाई गुस्से के आलम में थे और ये वक्त मंदाकिनी पर बहुत भारी गुजर रहा था। बॉलीवुड की बहुत सी अदाकाराओं की तरह मंदाकिनी की हरकतों सकनात भी पुरसरार रही थीं और वो भी अंडरवर्ल्ड माफिया के कंधों पर चढ़कर शोहरत की मंजिलों तक पहुंची थी। अलबत्ता इन वाक़यात से कबल बहुत से लोग समझते थे कि अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ मंदाकिनी के ताल्लुकात अफवाहों पर मबनी थे
और इसने शोहरत की मंजिल अपनी किस्मत और मेहनत से पाई थी। मंदाकिनी की दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीर सन 1994 में मंजर आम पर आईं। इस वक्त तक लोग बम्बई बम धमाकों को नहीं भूल पाए थे। मंदाकिनी के पास सहाफ़ियों और फोटोग्राफरों का तांबा बंद गया और बिला आखिर मंदाकिनी को पुलिस का भी सामना करना पड़ा। जब 1995 में इसकी नई फिल्म जोरदार रिलीज हुई तो किसी को अंदाज़ा न था कि ये इसकी आखिरी हिंदी फिल्म साबित होगी। बम्बई क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम के ताक़ुब के सिलसिले में अपनी हिकमत अमलिया में तब्दीली कर ली थी। अब पुलिस ने बम्बई में दाऊद इब्राहिम के असासों पर हाथ डालना शुरू कर दिया था। हर अपार्टमेंट, इमारत, बैंक अकाउंट और पैसे का लेन देन जिसका ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से था, सील कर दिया गया। बम्बई पुलिस बदले की आग से भरी दाऊद इब्राहिम के असासों और पैसे पर हल्ला बोल रही थी। इनके मुताबिक यही पैसा था जिसने अब तक सैकड़ों बेगुनाहों की जान ली थी। उन्होंने सोचा कि ताजर पैसे के बगैर क्या ताजर होगा, इसका पैसा ख़त्म कर दो, इसकी हुक्मरानी खुद ही दम तोड़ जाएगी। बम्बई पुलिस को बंगलोर के मज़ाफ़ात में एक ऐसे फार्म हाउस के बारे में इतला दी गई थी जिसे मुबैना तौर पर दाऊद इब्राहिम के पैसे से बनाया गया था और ये फार्म हाउस मुल्क के तौलो अर्ज में मौजूद दाऊद इब्राहिम की गैर कानूनी अमलाक में से एक था। बंगलोर के थाने में इस बात की इतला पहुंचा दी गई और पुलिस ने वहां छापा मारा। जब पुलिस वहां छापा मारने पहुंची तो उन्हें ये जानकर बहुत हैरत हुई कि फार्म हाउस मंदाकिनी के नाम पर रजिस्टर है। ये खबर बहुत ज़्यादा देर तक सीगा राज में ना रह सकी। मीडिया में पूरा दिन यही खबरें गर्दिश करती रहीं कि दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी में करीबी ताल्लुकात हैं। मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम से अपने किसी भी किस्म के ताल्लुकात से भी मुसलसल इनकारी थी। मंदाकिनी ने बताया कि वो दाऊद इब्राहिम को जानती तो है लेकिन इसका कभी दाऊद इब्राहिम से रोमांस नहीं रहा। इस तमाम शोरगुल और हंगामे के बावजूद मंदाकिनी के लिए ये किसी अचंभे से कम न था कि बम्बई पुलिस ने इसे क्लियर करार दे दिया। पुलिस को मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के ताल्लुकात के बारे में कोई ठोस शवाहिद ना मिल सके। इसके बाद ना कोई सवाल उठा, ना इंक्वायरी हुई। अलबत्ता इस वाक़े के बाद फिल्म इंडस्ट्री में मंदाकिनी का मुस्तकबिल ज़रूर तारीख हो गया। मंदाकिनी को फिल्मों की पेशकशें आना बंद हो गईं और बॉलीवुड की दुनिया ने इससे कतई ताल्लुक़ कर लिया। मंदाकिनी ने बहुत कहा, मैं दाऊद को नहीं जानती, लेकिन इसकी सुनने के लिए कोई तैयार न था। बहरकैफ अब मंदाकिनी बॉलीवुड की तारीख में माजी का एक हिस्सा बन चुकी थी। इसका कैरियर शुरू होते ही ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद किसी को पता न चला कि वो कहाँ गई और इसने क्या किया। जारी है।